जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं जनाब अरविंद सहारान साहब। आपको पता है किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और बड़ा वोकल पर्सपेक्टिव रखते हैं अपना, और बड़ा आइडियोलॉजिकली चीज़ों को पेश करते हैं, रैशनली आर्गुमेंटेटिवली चीज़ों को पेश करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। जिसे हम कहते हैं ना, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन सो मेनी थिंग्स। सो हमने सोचा क्यों ना आज डिस्कशन को फिर वहीं से शुरू किया जाए, और हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जो यूथ है, मैं भी अपने आप को यूथ ही कहता हूँ, यूथ ही में रखता हूँ अपने आप को। और अरविंद साहब भी अभी जारी बात है, जवान है, यूथ है। तो मैं समझता हूँ कि कैसे हम लोग, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट फॉर पीस एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट फॉर वे फॉरवर्ड। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम एक दूसरे को किस लेंस से देखते हैं ये तो डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ये भी तो कोई बात करे कि हमें आगे कैसे जाना है। तो इस हवाले से अरविंद साहब को दोबारा रिक्वेस्ट की, एंड हमारी बात हो रही है आज। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। आपसे जो पिछली मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू हुई थी, वो मेरी नज़र में कुछ खास अच्छी नहीं रही थी, और मैंने ये सोचा कि यार अब शायद कमर चीमा साहब तुम्हें दोबारा कभी ना बुलाएं। फिर आपने मुझे दोबारा इनविटेशन दी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं मानता कि एक अगर कोई खराब नोट पे अगर कोई ताल्लुकात स्टार्ट हों तो वो हमेशा खराब ही रहें। तो इंसान को ये सोचकर आगे बढ़ना है कि मेरी और कमर चीमा साहब की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। अगर हम ही आपस में बात नहीं कर सकते तो फिर हमें अपने ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ बंद करके और घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, वो भी आपस में बात नहीं करेंगे। तो मैं और आप जो हैं, हम रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटीज की, हमारे कंट्रीज का। सो आई एम ग्लैड कि आपने, या ये आपका बड़ा दिल है जी, आपने मुझे दोबारा बुलाया। नहीं नहीं सर, इसमें देखें, मैं समझता हूँ कि हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम क्या नजरिया पेश कर रहे हैं और हम कितने पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारी लास्ट डिस्कशन, जारी बात है कि अच्छे वो नहीं खत्म हुई थी, तो फिर बाद में एक दो दफा आपकी कॉल भी आई और डिस्कशन भी हुई, और आपने एक दो मेरे शोज को बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने डॉक्टर इश्तियाक के हवाले से और बाकी भी के आपके पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरह के हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस हवाले से आपका। और फिर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई कि हमें हमें बात करनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। सो वो जारी बात है कि बात वही बंदा कह सकता है करनी चाहिए जो हु इज लुकिंग इन फ्यूचर, जो माजी में नहीं रहना चाहता, और जो हाल की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पेरोकियल व्यूज है, उन तक नहीं रहना चाहता। सो रियली अप्रिशिएट सर, एक तो आपके टाइम का भी, और कि हम वी स्टार्टेड विद थिंग्स, वी थॉट वी शुड टॉक अगेन। तो सर, अगर मैं पहला क्वेश्चन पोस्ट करूं आपके सामने, और हम ये बात करें कि ये जो हमने आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन हम आजाद नहीं हो रहे। दिमाग हमारे, हम तो दुनिया तो हमें आजाद रियासतें समझती है, दो आजाद मुमालिक है, लेकिन हम आज भी एक दूसरे को 1947 के मौकफ से देख रहे हैं। वही जो चीजें हैं वही देख रहे हैं। सो हाउ टू ओवरकम दिस पार्टीशन, या आगे कैसे मूव करना है, ये थोड़ा सा मेरे जेहन में चीजें आती हैं। माजी को तो हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं, जितना मर्जी डिस्कस कर लें। 75 साल की हिस्ट्री है, इसको मजीद 75 साल डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है, मुझे और आपको, हम तो ज्यादा यूथ देखते हैं, जवान लोग देखते हैं। और जवान लोग जो होते हैं वो हमेशा उम्मीद की को देख रहे होते हैं। उनकी नजर में दे ऑलवेज वैल्यू होप, एंड दे ऑलवेज वांट टू सी व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड, आगे क्या हो रहा है। तो सर इसमें बताएं अरविंद सहारान साहब कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, एंड हाउ कैन वी ओवरकम। सवाल बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आप घंटों बोल सकते हैं, लेकिन सारी बात है जब आप बात शुरू करेंगे तो फिर उस बात से बात निकलेगी। कमर चीमा साहब, ये आपसे वादा रहा कि आज हमारे दरमियान जो भी बात होगी, मैं इस बात का खास तौर से ख्याल रखूंगा कि बात जो भी हो, मुझे ये ख्याल रखना है कि मैं एक ऐसे मुल्क से आता हूं जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। तो वो जो आखिरी शख्स है जो लाइन में खड़ा है, जिसके पास शायद कुछ भी नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके नजरिए से चीजों को देखूं, और फिर किसी जो भी मसला मेरे सामने दरपेश होगा उसका जो है हल वहां पे निकालने की हम कोशिश करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे आज, टू स्टार्ट विद। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है,
तो पार्टीशन, बंटवारा हमारी जिंदगी का एक वो उदास सैड चैप्टर है, वो काला चैप्टर है जिसने कि हमारी नस्लों की जो जिंदगी पर जो असर डाला है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बहुत गहरा है। आप, जाहिर सी बात है जी, इतना बड़ा इवेंट हुआ, करोड़ों लोग एक दूसरे के यहाँ से माइग्रेट हुए, लाखों उसमें मारे भी गए, तो हर परिवार के पास कोई ना कोई कहानी होती है अपने आने वाली नस्लों को बताने के लिए, उनको ये एहसास कराने के लिए कि वो कहाँ से उठकर आए हैं और आज वो जहां कहीं भी हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो जाहिर सी बात है जी, जो लोग हिंदुस्तान से गए, हिजरत की और पाकिस्तान गए, उन्होंने भी, उनके आधे रिश्तेदार इस तरफ रह गए, तो असर तो पड़ा। और वो बीच में फिर कुछ वाकयात भी ऐसे होते रहे। अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते पहले दिन से, उसके बाद अगर हमारे दरमियान कोई जंगें पेश ना आती, तो शायद ये कड़वाहट इतनी ना होती। डॉक्टर इश्तियाक से ही आप बात कर रहे थे और वो 1955 के इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच की बात बता रहे थे शायद आपको, तो उससे 7-8 साल पहले ही पार्टीशन हुई थी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि लोगों में इतनी कड़वाहट थी। जिस तरह से लोग आए और एक दूसरे को मिले और गले लगकर रोए, अगर हम वहां से बिल्ड करते अपने रिलेशंस को, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का वो ख्वाब, कि उनसे जब पूछा गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका जैसे होंगे, तो वो ख्वाब शायद पूरा हो सकता था, मगर ऐसा हो ना सका। अब पास्ट में जाए बगैर अगर हम आगे देखें कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, तो फ्यूचर उतना ही अच्छा हो सकता है कि जितना जो अच्छा हम अपने पास्ट से कोई सबक लेंगे और उन गलतियों को ना दोहराकर और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टू आंसर द आंसर टू योर क्वेश्चन कि जी आगे कैसे बढ़ा जाए, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए एक तो ये हमारे जैसे जो फोरम है जहां पर नौजवान एक दूसरे से बैठकर बात कर सकते हैं, कोई अपने गिले शिकवे हैं वो कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली दे कैन एग्री ऑन समथिंग। तो आज मेरी भी एक कोशिश है कि हम किसी मुल्क को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, मगर हाँ, उन मुल्कों की आवाम हम ही हैं। तो हमारे दरमियान अगर कोई अच्छा कोई बात निकल कर आए जिसको लोग सुने और वो भी सोचने पर मजबूर हों कि यार हमें भी इस तरह से कोई एक नई सोच लाने की जरूरत है। सो लेट्स सी कि आगे हमारी इस गुफ्तगू में आप के और मेरे दरमियान क्या कुछ निकल कर आता है, लोग क्या लेके जाते हैं, शायद उसी में इस मसले का हल भी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जारी बात है, दिस इज एट द एंड ऑफ, जो आखिरी चीज है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये लोग क्या सोचते हैं। मैंने बहुत सारी डिस्कशंस देखी हैं, लोगों को मैंने बात करते भी देखा है ज्यादातर। अच्छा, मैं इसमें दो एंगल से अगर बात करूं, एक एंगल है यूथ का, और एक एंगल है जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या वो लोग जो डिसीजन मेकिंग में हैं या फॉरेन ऑफिस में, आर्मी में, सियासतदान, वो कंप्लीटली एक और एंगल से चीजों को देखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने मामलात को खराब करने में पूरा पूरा किरदार अदा किया हुआ है। जो यूथ है वो थोड़ा सा और तरह की चीजों को देखती है। यूथ, मैं कल भी किसी एक इंडियन थिंक टैंक CGTC के ऊपर था, तो वहां पे इंडियन यूथ थी जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वो पाकिस्तान को देख रहे थे फ्रॉम द लेंस ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के लेंस से देख रहे थे, फूड के लेंस से देख रहे थे, लो पॉलिटिक्स से लेंस से देख रहे थे। जबकि जो वहां पे जो जनरल्स बैठे हुए हों या जो इंडिया और पाकिस्तान के, मैं इंडिया का, मैं ये नहीं कहना चाहता इंडिया, आई एम ऑल्सो ब्लेमिंग पाकिस्तान, दोनों की तरफ से जो हमारे बड़े हैं वो चीजों को खराब करते हैं फॉर देयर ओन रीजंस। तो ये दो जो गैप है, ये हम डिपेंडेंट हैं अपने उन डिसीजन मेकर्स को कि वो जो मर्जी हमें फीड कर दें, हमने वही करना है। सो ये गैप को आप कैसे देखते हैं, और आप समझते नहीं कि ये कैसे यूथ के पर्सपेक्टिव को ऊपर लाया जा सकता है और हम उनको जो फोर्स करें कि भाई वो भी हमारी तरह सोचें जिस तरह हम सोचते हैं। जी सर। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो कहते हैं ना कि हादसा यूं ही अचानक नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो हमारे जो बुजुर्गों ने जो हादसात अंजाम दिए हैं, आज हमारा यूथ उसी की एक रिफ्लेक्शन है।
हमारे दरमियान में जो कड़वाहट है उसके लिए मैं उनको जिम्मेदार नहीं मानता, ये हमारे बड़ों की गलती है। उन्होंने वक्त रहते अगर कुछ अच्छे फैसले किए होते तो आज शायद ये कड़वाहट ना होती। अब ये कि जी इनका जो गैप है इसको किस तरह से देखते हैं, तो इसको देखने का एक बड़ा सिंपल सा है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि हम अपने बयानिए को दुरुस्त करें, हम अपनी आवाम को सच बताएं और लोगों से ये कहें कि हाँ, सामने वाले से अगर ये खता हुई तो हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव है जो हमें शायद अब तब्दील करने की जरूरत है। और उसका रिफ्लेक्शन फिर यूथ पर भी आ जाता है। यूथ ज्यादा अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली यूथ ने जिनको वोट देकर और अपने सर पर बिठाया है, फैसले तो उन्होंने ही लेने हैं। उन्हीं के हाथ में आर्मी है, उन्हीं के हाथ में जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी है, डिप्लोमेट्स हैं। तो अगर वो कोई अच्छा फैसला लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि यूथ उसमें कुछ बहुत ज्यादा अपनी नाराजगी दिखा सकती है। लेकिन एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के हवाले से मैं कह रहा हूं, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो पीढ़ी इन पिछले 20-25 सालों में जवान हुई है और जो यूथ हमारा वोटर है, वो बड़ा एग्रेशन के साथ में चीजों को देख रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन हमारी गवर्नमेंट भी है। तो अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई पेशकश आती है डायलॉग की, तो हमारी गवर्नमेंट कोई फैसला ले उससे पहले वो ये जरूर सोचेंगे कि हमारे नौजवान इसके बारे में क्या कहेंगे। हमारा कोई जो है मजाक तो नहीं उड़ाएगा इस बात के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग में जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बयानिया है वो इस किस्म का बन गया है कि हम किसी गुफ्तगू में अब जा नहीं सकते। तो गैप बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उसे क्लोज इन ना किया जा सके, बशर्ते दोनों तरफ से एक जेन्युइन एफर्ट हो। तो मैं समझता हूं कि इस गैप को खत्म किया जा सकता है इससे पहले कि ये और मजीद हमारे दरमियान जो है टेंशन का, रिफ्ट का एक और कॉज बने और बड़ा होता चला जाए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल जवाब भी दिया और सवाल भी पोज किया। तो मैं अगर इसी सवाल को आगे लेके चलूं तो ये जो गैप को कैसे फिल करना है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो यही बात होगी कि दोनों ममालिक के कुछ नैरेटिव्स हैं, ठीक है जी। एक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से आता है, एक नैरेटिव इंडिया की तरफ से आता है। और मैं समझता हूं कि पिछले 20 साल में अरविंद साहब, जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का जरा बोलबाला हुआ है, टीवी हमारे सामने आ गए हैं, मामला ठीक होने की बजाय खराब हुए हैं, ठीक है। और हम जिसे वो बातें, जैसे आपने इश्तियाक साहब की बात की कि 1955 में किस तरह के थे ताल्लुकात थे, और अभी भी जो इस वक्त हमारे पास जो जनरेशन है, ये वो आखिरी जनरेशन है जिसने पार्टीशन कुछ थोड़ी बहुत देखी हुई है, ठीक है जी। ये जब जनरेशन चली जाएगी तो फिर तो वो जिसे ना ऑरल हिस्ट्री थोड़ी बहुत रह जाएगी, जिसे हम पंजाबी उर्दू में कहते हैं सीना गजट। सुना था बुजुर्गों से, कुछ लिखा हुआ सारी बात आ गया और कुछ सीना गजट भी आ गया। तो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं इंडिया पाकिस्तान से, वो बताते हैं। और एक बात बताऊं, कल मैं जगह पे था तो जो टर्म इस्तेमाल की गई अरविंद साहब, बड़ी खतरनाक टर्म जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जाती है और मैंने ये सुनी हुई है। 1947 की जो पार्टीशन है उसको उजाड़ा कहा जाता है। उजाड़ा मींस के पार्टीशन इतनी लीथल हुई कि वो उजड़े लोग ना, उधर भी उजड़े और इधर भी उजड़े, यानी कि वहां भारत में भी लोग उजड़े और पाकिस्तान में भी उजड़े। जिस तरह यहां से लोग गए और वहां से लोग यहाँ आए, तो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैं जो चीज, एक आपने जो सवाल छोड़ा, मैं उसको आगे जो लेके जाना चाह रहा हूं कि नैरेटिव्स को कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है। हमारे पास जो मीडियम है कनेक्शन का, हमारे पास जो मीडियम है एक दूसरे तक पैगाम लेके जाने का, उसने तो कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। वो तो हमें करीब नहीं लेके आया। जो हमारे बुजुर्ग एक दूसरे के साथ बात करते थे, आज से अगर मैं सन 2000 से पहले चला जाऊं, जब आईटी और टीवी और सारा नहीं था, तब मामला फिर भी अरविंद साहब कंट्रोल में थे। ये नैरेटिव्स को कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स को बताएं कि हम कैसे चीजों को, नैरेटिव्स को रिकंसाइल करें। यूथ का तो हमने बताया, वो एक और आपने जिक्र किया कि जब बुजुर्ग हमारे फैसले करेंगे भारत और पाकिस्तान के डायलॉग की, तो वो बताएंगे तो सही ना कि भाई अब प्रेशर तो उनके ऊपर भी है कि किस तरह हमने आगे लेके जाना है।
तो ये काइंडली जरा बताएं हमें। हाँ, मसला तो है जी हमारे सामने, और मसला है भी ऐसा कि जिसमें रिकंसिलिएशन के लिए जो हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं, हम या फिर हमारा जो नैरेटिव है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे हम एक कॉमन एजेंडा के लिए तैयार हों, मेरे ख्याल से ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, तो हमारे दरमियान जो एक मसला है इंडिया हो या पाकिस्तान, वो कश्मीर को लेकर है। तो कश्मीर पर जो हमारा बयानिया है वो बड़ा सिंपल सा है जी, कि महाराजा जो है वो स्टेट का रूलर था, और उसका ये फैसला था कि वो इंडिया के साथ आए, और हमारे साथ वो आ गए, पाकिस्तान ने एग्रेशन किया। तो और बस ये चीज़ों को इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो वो उस मसले को मजहब के एंगल से देखते हैं कि जी ये मुसलमानों का मसला है, और रियासत चूंकि बॉर्डर पे है, तो देखने का आपका उसको अपना नजरिया है। वही अगर कहीं दूर दराज कहीं और हैदराबाद के आसपास होते तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक यही है जी, मैं कहता हूं इस नैरेटिव को आप बाहर रखें, आप फैक्ट्स को तस्लीम करें, एक कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को हम इस्टेब्लिश करें, हमारी हुकूमतें इस्टेब्लिश करें, और वो ना सिर्फ मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले को, बल्कि पार्टीशन के मसले को भी वो उसी तरह से देखें। वो ये देखें, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान गए, या पाकिस्तान से जो यहाँ आए, वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज छोड़कर आए थे, जिन प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे लोगों ने नाजायज कब्जे भी किए। कभी कभार अगर आपको 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी अगर इंसाफ देना पड़े, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, वो इंसाफ देना चाहिए लोगों को। तो कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठे, वो ये देखे कि ठीक है जी दोनों तरफ से क्या बयानियां है, और इसमें हकीकत कहाँ है, क्योंकि हकीकत दोनों बयानियों से हो सकता है काफी मुख्तलिफ हो। उसमें अवाम के जम्मू कश्मीर के भी कंसर्न्स होने चाहिए, उसमें उस वक्त की जो सियासत है उस पर भी बात होनी चाहिए, और उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स भी होने चाहिए, इंडिया के भी होने चाहिए। वहां से हम आगे बढ़े, हम ये देखें कि हमने क्या खोया है पिछले 70 सालों में, क्या पाया है, और इस मसले का जो हल है वो तलाशने की हम कोशिश करें। अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इंक्लूडिंग यू, आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है जी कि लेट्स टॉक, हम बात क्यों नहीं कर रहे, हमारे दरमियान डायलॉग क्यों नहीं हो रहा। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल है कमर चीमा साहब, इंडिया में इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में है, कि डायलॉग क्यों नहीं हो रहा हमारे दरमियान। डायलॉग के लिए मैं आपको ये बताता चलूं, हम दिन ब दिन जितनी देरी हो रही है उतना ही हम दूर जाते जा रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि यार शायद इस मसले का हल कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी राइट विंग और आपकी मिलिट्री के दरमियान ही ये रिजॉल्व हो। कभी कभार ये फीलिंग भी आती है कि टू ऑपोजिट एक्सट्रीम व्यूज जो हैं वो शायद इस मसले का हल तलाश कर सकें। कभी कभी ये महसूस होता है कि जो 4 पॉइंट फॉर्मूला था कश्मीर पे बिटवीन 2004 एंड 7, उस पर हम जाएं, लेकिन देन आई फील कि अगस्त 5 2019 के बाद वो फॉर्मूला तो अब रिडंडेंट हो गया है। उस पर तो जाने के लिए हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो सकती है। और मैं एज एन इंडियन आपको ये भी बात कहता चलूं कि जो खित्ता आपके पास है, मुझे वो हिंदुस्तान के पास भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़के मारने को 1000 मारें, हमारे होम मिनिस्टर हो या कोई भी, मगर एक कोई जेन्युइन कॉन्शियस एफर्ट आपने क्या लगाई है उसको रिक्लेम करने की? आई डोंट थिंक सो। और मुझे वो आगे भी दिखाई नहीं देती। हमारे दरमियान एक सच्चाई जरूर है कि वो हम आज न्यूक्लियर पावर्स हैं। कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश भी अब हमारे दरमियान रही नहीं, न जाने कब वो एस्केलेट होते होते और कहां पर चली जाए। ये एक जेन्युइन खदशात हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमारे पॉलिटिशियंस हों या हमारी आर्मी, वो भी इसको इग्नोर नहीं करते हैं। वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान देना अलग बात है, और उसको एक अमली जामा पहना के और दूसरी तरफ अटैक करना वो दूसरी बात है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान हैज ट्राइड 3-4 टाइम्स, जो भी है, वहां से भी कश्मीर मसले का हल नहीं निकला है बाय यूजिंग फोर्स। तो मसले का हल क्या है? मेरी नजर में मसले का हल ये है साहब कि हम ये तलाश करें कि एक तो इस खित्ते में रहने वाले जो लोग हैं, हम एक ही लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी एक है, हमारा कल्चर एक है। अब हम ये देखें कि दुनिया कहां पहुंच गई है।
यूरोप कहां पहुंच गया है, आप वेस्ट को देखें वो कहां पहुंच गए हैं आफ्टर इयर्स ऑफ सिविल वॉर, और आज हम कहां खड़े हैं। और जिन नौजवानों की हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि शायद वो इस मसले को हो सकता है कुछ सालों बाद उनको जो ग्राउंड रियलिटीज का ही ना पता हो, उन्हें ये ना पता हो कि पार्टीशन के बारे में क्या हमारे जो है हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या तकलीफें देखी हैं, क्या कुछ सहा है। तो इससे पहले कि हम बहुत दूर चले जाएं, लेट्स नॉट बी लेट्स नॉट गेट हाईजैक्ड बाय आवर पास्ट, और हम ये देखें कि इस मसले का हल यही है जी कि हम यहां पे बॉर्डर्स को इससे पहले इररेलेवेंट करें। वी हैव टू शो टू ईच अदर कि हम अपने एफर्ट्स को लेके काफी सीरियस हैं। और फिर मैं तो कहता हूं कोई ऐसा वक्त आए चीमा साहब जब आप हमारे यहाँ पे अगर आपका रहने का मन हो या यहाँ से पीएचडी करने का मन होता आपका, आप जेएनयू से करें, हमारी यूनिवर्सिटी से करें, मैं कोई लाहौर जाके रहना चाहूं तो रह सकूं। क्या वो दिन आ सकता है हमारी जिंदगी में? सवाल ये है कि क्या अगर कोई शख्स ये कहे कि यार मुझे यूरोप जाना है, वाई नॉट कि मैं अपनी गाड़ी लेके पाकिस्तान से होता हुआ ईरान जाऊं, ईरान से टर्की और वहां से यूरोप। क्या ये ख्वाब हम देख सकते हैं? क्या नए ख्वाब पालना इस खित्ते के अंदर अब कोई जुर्म हो गया है या अभी भी उसकी कोई गुंजाइश है? ये बहुत सारे एक मैं समझता हूं एक नौजवान के जहन में सवाल आते होंगे, आपके भी आते होंगे। तो सियासत को, मुल्कों के अंदर जो हमारी फौजें हैं उन सबको आगे जो है उनको पीछे छोड़ के हमें अपने आप से सवाल पूछना है एज एन इंडिविजुअल कि अब मैं ही अगर सीरियस नहीं हूं आपसे बात करता हुआ, मेरी हुकूमत क्या सीरियस होगी? वो तो एक रिफ्लेक्शन है मेरी ही सोच का और मेरे जैसे न जाने कितने करोड़ों नौजवान हैं उनकी सोच का। तो हियर आई एम टुडे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मैं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं। क्या कमर चीमा साहब उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? जी जारी बात है, क्यों नहीं, ये बात ही हम इसलिए कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी तकसीम करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और बात को मजीद जिसे कहते हैं ना डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा बेहतर सवाल बन सके। एक तो हम कहते हैं ना हाउ टू ओवरकम पार्टीशन, को कैसे ओवरकम किया जाता है। एक तो हमने पार्टीशन की हिस्ट्री देखी, लेकिन सन 2000 1919 के बाद 1999 के बाद जब कारगिल की वॉर हुई, तो इंडिया के अंदर एक पूरी जनरेशन है जो ये समझती है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान जो है वो मामलात को खराब कर रहा है। अच्छा, इधर पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है और हमें डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। हमें बलूचिस्तान में, कराची में जिस तरह हुआ, कुलभूषण यादव है, अफगानिस्तान के रास्ते, दिस एंड दैट, मतलब सारा कुछ एक है। सो दो चीजें हैं। एक है कि हमने पार्टीशन को कैसे लिया, वो तो अभी गुत्थी सुलझी नहीं थी अरविंद साहब। वो तो जिसे हम आपने जिस तरह ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की बात की, वो गुत्थी तो अभी सुलझी नहीं थी कि नई एक रिडल आ गई हमारे सामने, और वो आ गई यूथ के सामने जिन्होंने एक दूसरे के मुल्कों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। आपने हमें कह दिया, हमने आपको कह दिया, तो हम तो उस डिच के अंदर चले गए हैं, उस खाई के अंदर चले गए हैं जहां से मजीद निकलना थोड़ा बाहर था। मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि हम बुजुर्गों पे मेहनत करें, हमें एक पैरेलल एक डायलॉग जो मिड कैरियर लोग होते हैं उनके साथ एस्टैब्लिश होना चाहिए, जो से हम वो बात करें, ना कि हम बुजुर्गों को जो कर रहे हैं फिलहाल करने दें, क्योंकि जिस बंदे की उम्र 50-60 साल, 75 साल, 60-65 साल होगी, उसको चेंज करना मुश्किल होता है, वो तब्दीलियां मुश्किल होता है। लेकिन यूथ को जितना मर्जी हम जल्दी चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सो ये दो मैं डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूं। अगर प्री पार्टीशन तो आपने काफी हद तक डिस्कस हो गए कि हमने किस, लेकिन ये जो पोस्ट कारगिल मैं कह लूं आपको, एक जनरेशन जो इंडिया में बड़ी पली है, जो पिछले 20 साल की, क्योंकि अभी जब ये शो में हम देखेंगे ना तो वो पाकिस्तान को कहेंगे दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करोगे, इंडिया पाकिस्तानी कहेंगे इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्द है। तो ये दोनों तरफ से ये चल रहा है। ये इस रिडल को कैसे ठीक करना है, ये भी तो एक ये पिछले 20 साल की कहानी जो है। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने ये एक ऐसा सवाल दरपेश है हमारे सामने जिसका हल निकालना चाहिए। 1999 में कारगिल की जंग हुई। कारगिल की जंग से पहले के वो मनाजर जो
हम सब ने देखे जब वाजपेयी साहब लाहौर गए। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट दोनों मुल्कों के लिए, कम से कम उन लोगों के लिए जो पार्टीशन को एक अफसोसनाक वाकये के तौर पे याद करते हैं। वाजपेयी साहब का वहां जाना, उनको नवाज शरीफ साहब की तरफ से सीने से लगाना, उसने, मैं समझता हूं, हमारे दोनों मुल्कों की आवाम को एक होप दी, एक उम्मीद दी कि हाँ, हम अपने मसले मसाइल को बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए हल कर सकते हैं। वाजपेयी साहब फारूक अब्दुल्ला साहब के पास गए और उनसे ये कहा कि मैं जा रहा हूं लाहौर, तो आपकी तरफ से कोई पैगाम हो या आप कुछ कहना चाहें ऑन कश्मीर, क्या बात करूं। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं, फॉरगेट कश्मीर, आप जाएं, पहले एक ऐसा माहौल बनाए लोगों से कि हम उनसे बैठकर और मिल सकें और बात कर सकें, उसके बाद में हम कश्मीर को भी हल कर लेंगे। तो कश्मीर पे अगर आप देखें, लाहौर डिक्लेरेशन का क्या था, जो उसका जो लबो लबाब है वो यही है कि हम डायलॉग के जरिए हमारे तमाम डिफरेंसेस इंक्लूडिंग कश्मीर हम हल कर लेंगे। अब कारगिल हुआ, कारगिल होने से पहले ही वाजपेयी साहब की जो जर्नी थी, उसी के अंदर ही अगर आपको अगर याद हो, पिछले हफ्ते ये शायद आप बात कर रहे थे प्रोफेसर इश्तियाक साहब से, और वो ये कह रहे थे कि जमात इस्लामी के लोगों को छोड़ दिया गया कि इन पे टूट पड़ो, ये जो आए हैं मेहमान, मेहमान घर में आए, चीमा साहब मैं आपसे मिलने आऊं इस्लामाबाद और आपके आस पड़ोसी मुझ पे चढ़ दौड़े, या आप हमारी तरफ आए और मेरे आस पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ दौड़े, ये तो कोई बात ना हुई। और मैं अगर उनको कंट्रोल ही ना कर सकूं तो मैं, तो फिर तो मेरा मेरे पड़ोसियों के साथ में कैसा ताल्लुक है वो भी एक चीज सामने आती है। स्टेट की सिंसियरिटी होनी बहुत जरूरी थी उस वक्त, स्टेट की थी लेकिन शायद डीप स्टेट की नहीं थी। मैं आज अपने आप से वादा करके आया हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कि किसी की दिल आजारी हो या मैंने आपके ऊपर उंगली नहीं उठानी है। तो ये एक कंसर्न डेवलप हुआ पोस्ट कारगिल कि इनके साथ बात नहीं हो सकती है और ये दिस इज हु दे आर। उसका रिफ्लेक्शन आप ये भी देखें, नॉट ओनली हमारे जहन में क्या एक आपकी इमेज बनी, उसको छोड़ें, आप दुनिया की नजरों में आप एक दहशतगर्द मुल्क, एक रोग स्टेट बन गए। कश्मीर के ऊपर दुनिया आपकी बात उससे पहले तक, उससे पहले जो 10 साल थे कश्मीर पे, आपकी बात सुनी जाती थी, उसको इंपॉर्टेंस मिलती थी, मगर वो ममालिक जो आपके हक में बोलते थे, फिर वो उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। और पोस्ट 9/11 इस दुनिया की जो डायनामिक्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो गए। अफगानिस्तान में हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो वॉर ऑन टेरर के बाद ही हुई है, अगर हमारी कोई प्रेजेंस अफगानिस्तान में है तो। उससे पहले तो कोई प्रेजेंस नहीं थी, ये बात तो हम सबको पता है कि कोई है थी भी तो ये कह लें वो जो नॉर्दर्न अलायंस की शक्ल में अहमद शाह मसूद को हमने कोई हेलीकॉप्टर दे दिया या कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दी तो कर दी, बाकी तो कोई हमारी प्रेजेंस नहीं थी वहां। और सबको पता है कि अहमद शाह मसूद की क्या रेट थी, ही वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल पोर्शन। तो इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर से पहले निल थी, खत्म थी बिल्कुल। अब यह है कि वक्त आगे बढ़ता चला गया, कारगिल के बाद में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बावजूद हम वी वर सिटिंग ऑन द टेबल टू टॉक। ठीक है, जनरल मुशर्रफ साहब इंडिया आए, आगरा का समिट हुआ, वो फेल हुआ, वो एक अलग एक बहस है, मगर बात हुई। फिर एक ऐसा दौर आया कि नहीं, ये दोबारा ताल्लुकात को हम रीसेट करते हैं। 2004 से 2007-8 का पीरियड भी देखा हमने, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। आई एम श्योर आपको याद होगा चीमा साहब, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। अगर हम खेलों की बात करें, हमारी और आपकी क्रिकेट टीम ने उन 3-4 सालों में एवरी ईयर वी यूज्ड टू प्ले बायलैटरल सीरीज। आपके आर्टिस्ट इंडिया में आ रहे थे, प्रोग्राम्स में वो हिस्सा ले रहे थे, आईपीएल हुआ पहला और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए हिंदुस्तान में लोग चीयर कर रहे थे। इससे पहले नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। हमने अब्दुल बासित साहब से मैं बात कर रहा था कुछ हफ्ते पहले, तो अब्दुल बासित साहब ने हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी जहां पर जाकर उन्होंने लेक्चर ना दिया हो, या उनसे पहले जो कोई एम्बेसडर्स आए थे उन्होंने ना लेक्चर दिया हो। हमारे
किसी भी एम्बेसडर का या प्राइम मिनिस्टर का, किसी का भी कोई एक ऐसा ओकेजन बताएं जहां पर हमें इजाजत दी गई हो कि हम वहां पे यूनिवर्सिटियों में बच्चों से बात करें, या फिर आपकी सिविल सोसाइटी से हमारा कोई हेड ऑफ स्टेट या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ या बाकी जो आपके लोग इंडिया में आते रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्क्लेव्स के अंदर, तो टेंशन बिल्डअप हुई पोस्ट 2008 मुंबई टेरर अटैक, वो हुआ। और उसके बाद में फिर अब आप ये कह लें, जब मैं बार बार ये बात कहता हूं, जो बड़ा चौधरी है वो कभी छितर नहीं खाता। हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि हम दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाके और जो है ऑपरेशन ना कर सकें? जरूरी तो नहीं चीमा साहब कि हर जंग दुश्मन के साथ हो वो अपनी ही टेरिटरी में लड़ी जाए। कभी कभार आप में अगर वो, हम एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं, फौज है, सब कुछ है, ठीक है, शायद हाँ इतने फौज में मुसलमान ना होंगे जितने पाकिस्तान में है, तो हो सकता है कि हमें 10 की जरूरत पड़ती हो एक को टैकल करने के लिए, लेकिन इतने तो लोग हैं कि वो जाके ऑपरेशन कर सकें। तो ये इल्जाम लगाना कि जी इंडिया आके और दहशतगर्दी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप ये देखें कि एक वक्त आता है जब सामने वाला भी रिटेलिएट करता है। मगर सवाल ये है कि क्या इंडिया की प्रेजेंस थी कोई वॉर ऑन टेरर से पहले अफगानिस्तान के थ्रू आपके किसी भी इलाके में? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं थी। हमारी कोई एक्सेस ही नहीं थी, वहां से जाते तो जाते कैसे? तो अब ये है साहब कि उन बातों को पीछे छोड़कर और आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सवाल है जो हमें आज शायद उसका जवाब अपने लोगों को, व्यूअर्स को दे के जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने एक प्रॉपर हिस्टोरिकल चीज बताई है और मैं ये जानना चाह रहा था, और मेरा यही मौकफ है कि जी पोस्ट कारगिल जनरेशन इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना वो ज्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं। नॉट बिकॉज कि वो पोल्यूटेड है, बिकॉज ऑफ दी डेवलपमेंट्स जो हुई। और जारी बात है वो कारगिल कोई अच्छा एपिसोड नहीं था। जो भी हुआ, मैं किसी भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को मैं नहीं समझता कि जब तक जिसमें रियासत की मर्जी ना हो, कोई जत्था या कोई ग्रुप उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो 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 रियासत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आई स्टैंड विद दिस। और उस वक्त के अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो किस तरह भी है, वो जो भी कह रहा है, ही इज द बॉस and the parliament is to execute whatever the parliament and the people of the country thinks, and मेरा ख्याल है ये important है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अरविंद साहब, एक पॉइंट जो मैं समझता हूं जो आपने डिस्कस भी किया, और मैं चाहता हूं कि इसी पॉइंट को कंक्लूड भी यहीं पे करूं, तकरीबन आखिरी सवाल मैं इसको करता हूं आपको। वो आपने एक पॉइंट रेज किया, आपने कहा जी कि आपके दाएं बाजू की लोग, राइट विंग लोग, और हमारी आर्मी की बात की आपने कि ये लोग हैं जो मसले को हल कर सकते हैं। तो अगर ये बात है कि दाएं बाजू के आपके लोग और हमारी जो आर्मी मसला हल कर सकती है, तो इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी की तो इस वक्त बहुत अच्छी एक अप्रोच है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि चीजों को कैसे लेके चलना है। इसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, अगर आपकी नजरों से गुजरी, जिसको इंडियन मीडिया ने भी पिक किया और वो काफी हुआ, और वो ये था, बल्कि इंडियन मीडिया ने उसको डाउन प्ले किया फ्रैंकली स्पीकिंग, ये भी मैं आपको कहूं, बल्कि एक आधा सिर्फ इंडिया टुडे एक चैनल जिस पर मैं भी था, उसने इस पे शो किया, बाकी इंडिया ने इसको डाउन प्ले किया, हालांकि ये अमन का पैगाम था। और उन्होंने कहा कि वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑल डायरेक्शंस। ये जनरल बाजवा साहब के, ही डिडंट नेम इंडिया, बट डेफिनेटली जब हैंड ऑफ फ्रेंडशिप की बात होगी इन ऑल डायरेक्शन, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, तो इंडिया की तरफ भी तो हाथ जाएगा। सो अगर दोनों ही आप ये समझते हैं कि दो ग्रुप या दो इंटरेस्ट ग्रुप या ये कर सकते हैं, सो हाउ विल यू रीड पाकिस्तान तो वांट टू मूव फॉरवर्ड, बट हाउ योर राइट विंग विल मूव फॉरवर्ड? दिस इज वेयर आई वांट, जिसमें वी आल्सो इंक्लूड, जिसको मीडिया भी काइंडली इंक्लूड कर लें, that is working hand in glove with the right wing, जिसमें प्राइमरीली आप दाएं बाजू कोई भी कह लें, लेकिन हम अमूमन बीजेपी को और उनके जो बाकी जो आरएसएस वगैरह या उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनको कहते हैं या मीडिया को कहते हैं। सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैंने ये कहा था साहब कि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इस मसले का हल दो ऐसी तंजीमों के हाथ में है जिनके कंप्लीटली एक्सट्रीम व्यूज हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वही इस मसले का हल निकालेंगे, मगर मैं अपने आप से ये जरूर पूछता हूं कि जब मेरे होम मिनिस्टर खड़े होकर ये कहते हैं कि अक्साई चिन हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगित बल्टिस्तान हमारा है और उसको हासिल करने के लिए जान दे देंगे, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, जान देनी भी चाहिए। लेकिन जब गलवान में इंसिडेंट हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को जब एड्रेस किया, उनकी पूरी स्पीच के अंदर उन्होंने चीन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि बात इंडिया चाइना पे हो रही है, हमारे सोल्जर्स चीनी सोल्जर्स के हाथों मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने चीन को मेंशन तक नहीं किया। पाकिस्तान को मेंशन करना बड़ा आसान हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, छोटा मुल्क है शायद। नहीं 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 तो नहीं 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 नहीं, एक एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं कि आप अपने आप को कमजोर मानते हो, हम भी नहीं मानते चाइना के सामने अपने आप को कमजोर, कोई नहीं जो मैं बिल्कुल इसमें कमजोर से कमजोर मुल्क हो वो भी नहीं मानता। सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, मेरा ख्याल है वो कमजोर नहीं मानते, लेकिन वो समझते हैं कि एंटी पाकिस्तान बैशिंग करने से सपोर्ट काफी मिलेगी। दैट वुड बी द पॉइंट। आप 100% दुरुस्त है, आप ना भी कहते तो मैंने ये बात कह देनी थी। मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं यहां पे बैठा हूं आज, पूरी दयानतदारी से आपको जवाब दूंगा। तो एक मगर क्या वो उस हद तक जा सकते हैं कि जिस पीओ के जीबी अक्साई चिन की को रिकैप्चर करने की बात हो रही है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा था, ना ही कोई घुसा हुआ है, तो मेरा सवाल ये है कि फिर वो जो गुत्थम गुत्थी हुई, हाथों हाथ जो लोगों ने लड़ाई हुई, वो कहां हुई, वो किसकी टेरिटरी में हुई? जहां पर वो खड़े हैं वो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हम जाना चाहते हैं उसके पार अक्साई चिन्ह, क्योंकि हमारी क्लेम लाइन उसके पार है जाके। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है, तो सीमा तो वो नहीं है। सीमा तो तब होती जब हम अक्साई चिन्ह के बॉर्डर पे खड़े होते आगे जाके, जहां से चाइना और अक्साई चिन्ह लगता है। ये सवाल मेरे जहन में नहीं है, इंडिया के हजारों पॉलिसी एनालिस्ट के जहन में सवाल होगा कि मेरे प्रधानमंत्री ये कह रहा है, वजीर आजम ये कह रहा है कि हम इस वक्त हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, तो क्या हम उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपनी सीमा मान रहे हैं? सच बात कहूं, हम मान चुके हैं, जहनी तौर पर मान चुके हैं। और वो इसलिए कि आज दुनिया में बाय फोर्स आप किसी 1 इंच जमीन किसी की नहीं ले सकते। वो एक वक्त था जब ये मुमकिन था, आज शायद नहीं है। तो आज अगर हम खुशी मना रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर नहीं, हमारे जो क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान है, राजनाथ सिंह का, कि चाइनीज फोर्सेस जहां थी वो वहां से विड्रॉ कर रही हैं, एंड इट इज सीन एज अ साइन ऑफ रिलीफ कि चलें जी अच्छा हो गया। अच्छा तो तब होता जब आप आगे जाते, उस एरिया को जो हमने 62 में खो दिया था उसको रिकैप्चर करते। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या हम सिंसियर हैं अक्साई चिन को वापस लेने के लिए? तो जवाब है जी बिल्कुल नहीं है। बातों में जरूर हैं लेकिन एक्शंस में नहीं है। अब आते हैं आपका जो खिता है उसके ऊपर। कमर चीमा साहब, हमने कभी एलओसी को पार करके उस तरफ नहीं गए, हम, ये एक फैक्ट है, नहीं गए और ना ही जाने का इरादा है। मैं आज आपके प्रोग्राम से ये बात कहना चाहता हूं, मुमकिन है हिंदुस्तानी व्यूअर्स ज्यादातर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और मैं चाहता हूं वो भी सोचें कि क्या हमें एक जमीन के टुकड़े को हासिल करना है या फिर उस टुकड़े के साथ साथ वहां पर रहने वाली जो आबादी है हमें उसको भी अपना अपना बनाना है। तो बाय फोर्स तो आप उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। अगर आप वहां पे कोई अटैक करते हैं तो वो सारे आपके खिलाफ हैं। 1-2% भी नहीं, 100% मुसलमान हैं। पाकिस्तान का तो सारा नैरेटिव ही एक मुस्लिम स्टेट का, कश्मीर के साथ भी उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का ही है, मजहब का है रिश्ता, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान को ये शायद वो जानते हुए भी इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि यार वहां पे और कौमें भी आबाद हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और कौमें भी आबाद हैं। व्हाट अबाउट देम?
अगर हम मजहब का ही एक टूल इस्तेमाल करके इसे अपना अपना क्लेम इसके ऊपर अपना लगाते हैं, हमसे तो हमने, अगर आप कहते हैं जी 9 लाख फौज है, 9 लाख ना भी है, इंडिया कहता है जी 2-3 लाख ही है, अगर 2-3 लाख भी है तो 1 करोड़ लोगों के लिए जो कश्मीर वैली में बैठे हैं, हमने 30 साल से फौज बिठाई हुई है। तो उस तरफ जो 50 लाख और बसते हैं, उनके लिए कितनी फौज बिठाएंगे और कितने अरसे के लिए बिठाएंगे, एंड एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट। वो नौजवान जिसको आज नौकरी की तलाश है, जिसका पेट भरने की जरूरत है, जिसके सपने हैं अच्छी जॉब्स के, कारोबार के, बड़े घर के, गाड़ियों के, वो तो पूरे नहीं होंगे। वो तो छोड़े, आप एक वक्त की रोटी नहीं दे पाएंगे लोगों को अगर आप एक और कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि एलओसी की वायलेशन मैं समझता हूं दूसरे मुल्क पे जंग करने के बिल्कुल बराबर है। तो अगर इंडिया एलओसी की वायलेशन करके उस तरफ जाता है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर इन द आइज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, मे नॉट बी इन इंडिया और पाकिस्तान, मगर दुनिया की नजर में तो है। तो क्या वो मुमकिन है? तो जवाब बड़ा सीधा सा है कमर चीमा साहब, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं सारी बात, ठीक है, वो मुमकिन नहीं है। क्या हमारी हुकूमतों ने पिछले 70 सालों में ऐसी कोई कोशिश, ऐसा कोई एडवेंचर किया है? तो उसका जवाब है नहीं किया। तो एक वक्त था जब आप ये कर सकते थे, हो सकता है 99 से पहले आपके इरादे अगर हो भी और आप उस वक्त चाहते तो कुछ कर सकते थे। कन्वेंशनल वॉर में गिव एंड टेक होता है। 71 में वी हैड द ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, हम नहीं कर पाए। बहुत सारे, आज हाइंडसाइट में जाके बात करना बड़ा आसान होता है जी, उस वक्त के हालात कुछ और ही थे। मगर मैं ये चाहता हूं कि जब ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, गुंजाइश ही नहीं रही है, तो फिर गुंजाइश क्या है? गुंजाइश ये है कि कमर चीमा बैठा हुआ वहां पे उस तरफ ये कहे, यार मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाबी हूं, हां मैं हूं मुसलमान, हां मैं हूं पाकिस्तानी, मगर मेरा जुड़ाव इस धरती के साथ है। आज अरबी नाफिज करके, अल्लाह की जबान है जी, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का कुरान उसी जबान में आया, पढ़ाए बच्चों को, कोई बात नहीं है उसमें, मगर ये भी देखें कि उनको अंग्रेजी भी सिखाएं ताकि वो दुनिया के साथ में उनका कनेक्शन हो, वो आगे बढ़ सके। उनको ये भी बताएं कि हमारे आबा व अजदाद इसी मिट्टी के थे, हम भी इसी मिट्टी के हैं। तो हमें ये फैसले लेने होंगे कि आखिर हमने किस सिमत में जाना। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आज से कुछ साल पहले मेरे पास ही में मुसलमानों का एक गांव है, मैं वहां गया, बात जरा लंबी हो जाएगी मगर फिर भी मैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू से दैट। तो अब मुझे जो है पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पर पानी। तो पानी का टेस्ट बदल जाता है, पेट खराब हो जाता है। अक्सर मैं अपना पानी साथ लेके जाता हूँ, और लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो चाय दूध वगैरह पी नहीं पाता। इस बात को मैं जहन में रख कर गया वहां पर। तो बैठा, और गांव के जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग, मैंने कहा जी सबको, वो सारे पंजाबी बोलते हैं जी हमारी साइड भी हैं, तो मैंने कहा सबको बुलाओ, सारे नु सदो, मैं आज इत्थे तो तुहाडे नाल गल करन आया। तो उन्होंने गांव के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो थे, सबको बुलाया, उन्होंने पानी दिया। मैंने कहा जी मैं पानी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पानी मैं अपना साथ में लेकर आया हूं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा बेटा जी चाय लेंगे? मैंने कहा जी मैं चाय नहीं लूंगा। कहते दूध तो जरूर लेते होंगे। अब ये ना कहना कि दूध नहीं पीते होंगे। मैंने कहा जी मैं कैसे बताऊं आपको अब कि मुझे दूध और चाय से, मुझे दूध से इससे प्रॉब्लम है। आप मुझे यूं सस्ते में टालने की कोशिश ना करें, मेरी बात सुने। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है आज, मैं खाना खाऊंगा, आप खाने की तैयारियां करें। आप मुझे चाय दूध में और पानी में टालने की कोशिश ना करें। अब खाना खा के जाऊंगा और सारा दिन बिताऊंगा। ये मेरा कहना था। उन सब के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई और सारे एकदम एट ईज हो गए। सब ने कहा क्या खाओगे बेटा, ये भी बता दो। मैंने कहा मुझे ये पसंद है, जाएं तैयारियां करें। ओ जी, घर का सारा टब्बर जो है वो तैयारियों में लग गया। उन्होंने दिल से मेहमान नवाजी करी, मैं भूल नहीं सकता वो दिन। और वो मेरे जहन में भी मेरे बात थी कि वो तुमसे ये बात कहेंगे। उसके बाद खाना वाना खा के, और मैंने उनसे फिर ये कहा कि यहां हिंदू कहते हैं कि आप लोगों ने नाक में दम कर दिया है, और वो कहते हैं इनको मार दो, तो क्या ये मुमकिन है? तो उनमें से जो नौजवान थे, 2-4 वोट खड़े हुए, कहते कैसी बात कर रहे हैं आप?
तो उनके जो बुजुर्ग थे वो कहते बैठो बैठो बैठो, ये बेटा ही है हमारा, हमारे पीढ़ियों के ताल्लुकात है, बात सुनो ये क्या क्या रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा जी ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा ये कहते हैं इन सबको पैक करके पाकिस्तान भेज दो, क्या ये मुमकिन है? वो कहते हैं ये भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा तो मुमकिन ये है कि मेरे आबाओ अजदाद की जो अस्थियां हैं वो इसी मिट्टी में है, आपके आबाओ अजदाद भी इसी मिट्टी में दफन है, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है। सो व्हाई नॉट कि अब हम यहां से इस फैक्ट को तस्लीम करके हम आगे ये तय करें कि हमने एक दूसरे के साथ रहना कैसे है। True. तो वो बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो उस मेरे इलाके के हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है, वो बात इस खित्ते के लोगों की भी है कि हमने यहां पर रहना कैसे है। कमर चीमा और अरविंद ने यह तय करना होगा कि हमने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देके जाना है। मेरी तरफ से अगर आप पूछें कि अरविंद एक वो चीज बताएं जो आप चाहते हो मुझसे कि मैं क्या करूं, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि कमर चीमा साहब जब भी मुझसे मिलें, और बात कमर चीमा से मेरी मुराद तमाम मुसलमानों की है इस खित्ते के, बीट इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कि मुझसे जब भी आकर मिलो इंसानियत की बुनियाद पर मिलो। मैं पूछूं कैसे हो कमर चीमा साहब, तो आप ये कहें मैं अच्छा हूं यार, तुम सुनाओ तुम कैसे हो। उस मजहब ना लाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ठीक हूं, ये हूं वो हूं, ऊपर से कोई इंडियन वाला कहे जी भगवान की कृपा है, यार उनको साइड में रखें। इंसान को इंसान से इंसानी बुनियाद पर रिश्ते कायम करें, इतनी ख्वाहिश, उसके आगे फिर आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। विल टॉक अबाउट इट, ये एक सीरीज रखें इसके ऊपर कि यार हमने आगे कैसे बढ़ना है, एक एक स्टेप को एलैबोरेट करते हैं। अब आप पूछना चाहते हैं तो आप, मैं अगर आपसे चाहता हूं तो मैंने आपको बता दिया है, आप अगर कुछ चाहते हो तो डू लेट मी नो एंड लेट्स एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट। सर मैं इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगा और मैं आपकी बात से एब्सोल्युटली एग्री करता हूं कि ये जो हमें मजहब जो है ये मेरे नजर में एक बड़ा जाती सा और इंडिविजुअल मसला है, इसको पब्लिक स्फेयर में ना लाया जाए। पब्लिक स्फेयर में लाने से इससे मामलात जो हैं वो उलझ जाते हैं, हम एक दूसरे को मजहबी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। आप एक अच्छे हिंदू हैं, मैं एक अच्छा मुसलमान हूं, भाई छोड़ दो इसको इसी पे, आप अपने घर में अपनी वो प्रैक्टिस करो जो आप समझते हैं बेहतर, और मैं अपने घर में वो प्रैक्टिस करूं जो मैं समझता हूं बेहतर। मैं हाल ही में डिस्कस कर, बस को मैं कंक्लूड करने लगा हूं कि यूएई ने मस्जिद भी बना दी, मंदिर भी बना दिया, गुरुद्वारा भी बना दिया, इमाम बारगाह भी बना दिया, और कहा कि इस बिल्डिंग से बाहर नहीं आपने आना। हम यहाँ पे होस्टेज बन गए, जो मजहबी एलिमेंट्स हैं उनके होस्टेज नहीं बनना। और जितनी ज्यादा सोसाइटी सेकुलर रहेगी, जितनी ज्यादा सोसाइटी प्रोग्रेसिव रहेगी, और उतना ही ज्यादा मेरी नजर में चीजें को काम करना उतना ज्यादा आसान होगा, तरक्की करनी उतनी ज्यादा आसान होगी। हाँ, जिसने इस्लाम फैलाना वो इस्लाम फैलाए, जिसने हिंदुइज्म फैलाना वो हिंदुइज्म फैलाए, जिसने यहूदी मजहब फैलाना वो, हमें उससे कोई मजहब कार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें, उसको तंग ना करें, और कोशिश करें कि आप अपना जो है वो काम करते रहें, लेकिन इंटरफेयर ना किसी के मामले में करें। और मैं इसी बात पे ये कंक्लूड करना चाहूंगा, और मैं सेकंड करूंगा आपके थॉट को कि, और अमूमन मेरी आदत भी होती है इसमें कि जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो आई डोंट गेट इनटू कि ये जी आप कौन है, मेरे लिए इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन है। मेरे लिए जारी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंसान है, मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। आपका कास्ट, क्रीड, कलर ना तो हमारा मजहब इसकी कहता है कि ये हमें इस पे को फोकस करना है, क्योंकि इंसान बड़ा है, उसके राइट्स बड़े हैं। ये तो नहीं कहा जाता कि अफ्रीका का काला है और अमेरिका का गोरा है तो उन दोनों के कानून जो राइट्स हैं वो डिफरेंट है, राइट तो एक ही है। तो जब आपके बुनियादी हकूक एक है तो फिर आप एक दूसरे को रेस और कलर और क्रीड और मजहब और मसलक के नाम से हम क्यों एक दूसरे को अहमियत ऊपर नीचे करें। बट सर, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू for ending this wonderful positive discussion where we have decided कि we have to connect the dots. आपने बड़ी अच्छी बात की कि secularism is the way forward. Religion is a personal matter. It should not be a matter for legislation.
बिल्कुल। इसमें जारी बात है कि मैं इसमें रियासत की जो टॉप डाउन अप्रोच होती है मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं कहता हूं कि लोगों की अपनी एक अप्रोच है, लोगों को उस नजरिए में रहने दें। लेकिन रियासत का काम ये होता है कि वो लोगों को कहे कि आप अगर हिंदू मजहब को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपको आजादी है। लेकिन रियासत ये नहीं कहेगी कि आपका ये मजहब हो या वो मजहब हो। ये उसका एक पैटर्नाइजिंग बिहेवियर इस तरह का, जारी बात है, एक लोगों के लिए, कुछ लोगों को लिए तो शायद फायदेमंद होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को तकलीफ दे अमल भी हो सकता है। सो उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी उतनी इज्जत करें, उसकी उतनी ही ऑनर दें जितनी आप बाकियों को दे रहे हैं। सो दिस इज वेयर आई बिलीव, दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एंड मैं शुरू से यही पढ़ाता हूँ, यही बोलता हूँ, यही लिखता हूँ, और यही मैं कह रहा हूँ। तो इसी पॉइंट पे हमें, मेरा ख्याल है, कंक्लूड करना चाहिए। अरविंद सारान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, और उम्मीद है कि जो आपने पैगाम दिया, जो मैंने पैगाम दिया, हमारा काम यही है कि हम लोगों को कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच चीमा साहब, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू।